एवरीवन, वेलकम टू सोनी एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इससे पहले एक क्लास आपकी हो चुकी है, अगर जिसने भी मापन मूल्यांकन क्लास नहीं देखी वो देख सकता है। और आज हम एक ही क्लास में आपका कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। जो भी थर्ड सेमेस्टर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, एक ही क्लास में आपका कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। जिसने अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उसके लिए रिवाइज क्लास है, और जिसने नहीं किया है वो ये क्लास देख सकते। एक ही क्लास में आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट पेपर है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है मापन, शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन। ये 50 मार्क्स का होता है। आप सभी को पता होगा कि ये 50 मार्क्स का होता है। ओके, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको बताया कि मापन एवं मूल्यांकन क्या होता है। एक बार फिर से देखते हैं कि मापन का अर्थ क्या होता है और परिभाषा क्या होती है। मापन का अर्थ किन्हीं निश्चित इकाइयों में वस्तु या गुण के परिमाण अथवा संख्या का पता लगाना ही मापन कहलाता है। किसी निश्चित इकाइयों में कितनी वस्तु है, उसका गुण क्या है, परिमाण क्या है, इसका जो संख्या से हम एक अंक दे देते हैं, डिजिट दे देते हैं कि आपकी हाइट 5 फीट है, आपकी हाइट 6 है, तो जो एक डिजिट दे देते हैं उसी को हम मापन कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। स्टीवंस के अनुसार मापन के लिए निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। इन्होंने क्या कहा है? अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक है, स्टीवंस आपको बस थोड़ा सा याद रखना है। आपको अगर क्वेश्चन आ सकता है कि मापन के लिए निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। अंक प्रदान करने की प्रक्रिया किसने बोला है? तो ये एमसीक्यूज में भी आपके क्वेश्चन आ सकता है कि ये अंक प्रदान करने की प्रक्रिया किसने बोला है। तो स्टीवंस के अनुसार ये बोला गया है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। कैंपबेल के अनुसार नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना मापन कहलाता है। ठीक है, ये किसने कहा है? ये कैंपबेल ने कहा। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन है, स्टीवंस की और कैंपबेल की। ये दोनों आप लर्न कर सकते हैं। शॉर्ट में भी आ सकता है कि स्टीवंस के अनुसार मापन की परिभाषा बताइए, या कैंपबेल के अनुसार, या फिर आपको एमसीक्यू एक दे दिया जाएगा कि ये डेफिनेशन, ये परिभाषा किसने बोली है, तो आपको उनका नाम बताना होगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने फर्स्ट क्लास में अगर जिसे अच्छे से मापन समझाया है तो वो इससे पहले की क्लास देख सकता है। जिसको बहुत अच्छे से समझना हो मापन, जिसको अभी तक मापन के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो इससे पहले की मेरी क्लास है उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। मापन फिर से बता देती हूँ। मापन देखो, मापन वो चीज़ है जो भी आपको नापते हो, है ना, मापते हो ना। जैसे आपका 5 kg चीनी, या फिर आप एक अंक प्रदान करते हो। अंक डिजिट हर किसी को ना मूल्यांकन अलग होता है, मापन अलग होता है। जिसको अंक प्रदान किया जाए वो मापन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे। फिर आपकी आती है मापन की विशेषताएं। ये आपका टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है मापन की विशेषताएं। मापन का कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता है। मापन का कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता है। ठीक है, आपको जो भी मापोगे तो उसको एक अंक दोगे। अगर मापना कुछ ना कुछ आप उसको अंक दोगे, शून्य वो नहीं निकलेगा। ठीक है, शून्य बिंदु नहीं होता है। मापन द्वारा व्यवहार के विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है। मापन द्वारा व्यवहार के विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है। आपके गुण कैसे हैं, आपके अंदर क्या क्या गुण हैं, इन सभी का आपका मापन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखोगे मापन से प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ होता है। जो भी आप मापोगे, मापन से जो भी प्राप्त होगा निष्कर्ष, तो वो एक विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे। मापन सरल एवं मितव्ययी होता है। मापन सरल एवं मितव्ययी होता है। नेक्स्ट, मापन के परिमाण अपरिवर्तनीय होते हैं। मापन का परिमाण अपरिवर्तनीय होता है।
ठीक है, उसे आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। एक बार जो वैल्यू आ गई उसको आप फिर से परिवर्तन नहीं कर सकते हो। यह वस्तु को अंक प्रदान करने के नियमों को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, मापन की प्रक्रिया कुछ तार्किक नियमों पर आधारित होती है। मापन की प्रक्रिया कुछ तार्किक नियमों पर आधारित होती है। नेक्स्ट देखोगे, अब देखोगे मापन के प्रकार। मापन के प्रकार, मापन को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, मानसिक मापन और भौतिक मापन। अब देखोगे मानसिक मापन क्या होता है, जो भी आपकी मानसिक चीज़ें होती हैं, जो बुद्धि जैसे उसकी जो मापा जाता है ना, आपकी उपलब्धि, आपकी योग्यता, आपकी मानसिक चीज़ों से जुड़ी जो भी चीज़ें आपकी मापी जाती हैं उनको मानसिक मापन कहते हैं। जैसे कि मानसिक मापन के अंतर्गत विभिन्न मानसिक क्रियाएं जैसे बुद्धि, रुचि, अभियोग्यता, उपलब्धि आदि का मापन किया जाता है। इसकी प्रकृति सापेक्षिक होती है, अर्थात इसमें प्राप्त अंकों का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, जैसे किसी शिक्षक के कार्य का मापन श्रेष्ठ, मध्यम या निम्न रूप में किया जाता है, किंतु कितना श्रेष्ठ है या कितना निम्न है यह नहीं कहा जा सकता। अगर एक टीचर है, उसका मापन हो रहा हो तो आप ये कह सकते हो कि ये कितना अच्छा है, तो या तो आप बोलोगे कि ये श्रेष्ठ है या मध्यम है या फिर निम्न है, लेकिन आप उसको अंक प्रदान नहीं कर सकते हो कि ये कितना। फिर नेक्स्ट देखोगे मानसिक मापन की विशेषताएं। अभी प्रकार मानसिक मापन समझा क्या होता है, अब मानसिक मापन की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये देखोगे। मानसिक मापन में कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है, इसमें भी कोई भी वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है, कोई भी वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है। फिर नेक्स्ट देखोगे मानसिक मापन में किसी गुण का आंशिक मापन ही संभव हो पाता है। मानसिक मापन में किसी गुण का आंशिक मापन ही संभव हो पाता है। मानसिक मापन में ना किसी गुण का एक आंशिक ही पार्ट आपको पता चलेगा, पूरा मापन आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट देखोगे मानसिक मापन आत्मनिष्ठ होता है और प्रायः मानकों के आधार पर तुलना की जाती है। ठीक है, ये पॉइंट जिस टाइप से लिखे हैं अगर उसी टाइप से आप लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे मानसिक मापन की इकाइयाँ एक समान नहीं होती हैं, इसकी इकाइयाँ सापेक्ष मूल्य की होती हैं। जैसे 13 और 14 मानसिक आयु के बालकों में इतना अंतर नहीं होता है जितना कि 7 और 8 मानसिक आयु के बालकों में होता है। जो स्तर होता है, मानसिक स्तर होता है, एक 7 और 8 साल का बच्चे में अलग होता है और 13-14 साल के बच्चे के अलग होता है। ठीक है, तो हमेशा जो इकाइयां हैं, जो मानसिक मापन की जो इकाइयां हैं वो कभी भी समान नहीं होती हैं। नेक्स्ट देखो, अब देखो कि पहला आपका जो फर्स्ट था टाइप वो था मानसिक मापन, अब जो सेकंड है आपका भौतिक मापन, फिजिकल मेजरमेंट। इसमें देखोगे भौतिक मापन के अंतर्गत विभिन्न भौतिक गुणों जैसे लंबाई, दूरी, ऊंचाई आदि का मापन किया जाता है। इसकी प्रकृति निरपेक्ष होती है तथा इसके प्रांतांक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मानसिक में किसका हो रहा था, आपके मानसिक का मापन हो रहा था। भौतिक में क्या हो रहा है, आपके फिजिकल मीन्स आपके शरीर का, जैसे कि आपकी लंबाई कितनी है, आपकी चौड़ाई कितनी है, आपका वेट कितना है, इन सभी चीज़ों का आपका मापन होता है। ओके, अब इसकी विशेषताएं देखोगे, भौतिक मापन की विशेषताएं। भौतिक मापन में एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है जहाँ से कार्य प्रारंभ करते हैं। जैसे कि 5 फीट का अर्थ है 0 से 5 फीट तक।
ठीक है। इसमें जो आपका मानसिक में था उसमें शून्य बिंदु नहीं होता है, आपको ये पॉइंट थोड़ा याद रखना है कि मानसिक में शून्य बिंदु नहीं होता है, बट भौतिक में शून्य बिंदु पाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में 0 से 5 फीट। ओके, नेक्स्ट देखोगे, भौतिक मापन की सभी इकाइयाँ समान अनुपात में होती हैं। जैसे 1 फीट के सभी इंच समान दूरी पर होते हैं। जैसे 1 फीट के सभी इंच समान दूरी पर होते हैं। नेक्स्ट देखोगे, भौतिक मापन से किसी वस्तु या गुण का पूर्ण मापन संभव है। भौतिक मापन से किसी वस्तु या गुण का पूर्ण मापन संभव है। नेक्स्ट देखोगे, भौतिक मापन स्थिर होता है। जैसे किसी मेज की लंबाई 4 फुट है तो 2 साल बाद भी उतनी ही रहेगी। ठीक है, भौतिक मापन कैसा होता है, एक प्रकार से स्थिर होता है कि किसी मेज की अगर लंबाई इतनी है तो वो 4 साल बाद भी इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट देखोगे, मापन के कार्य। शिक्षा और मनोविज्ञान। अब आप देखोगे मापन के क्या क्या कार्य होते हैं। फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट। शिक्षा और मनोविज्ञान में मापन के विभिन्न कार्य। यह एक कक्षा अध्यापक की कक्षा में कमज़ोर होशियार छात्र पहचानने में सहायक हो सकता है। मापन के प्राथमिक कार्य निम्न हैं। ये मापन के कार्य क्या क्या होते हैं कि एक कक्षा में, जो शिक्षा और मनोविज्ञान में मापन के विभिन्न कार्य हैं। एक कक्षा में अध्यापक का कक्षा में कमज़ोर या होशियार, कौन बच्चा कमज़ोर है कौन बच्चा होशियार है, इसका पहचानने में मदद करता है, सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट देखोगे, मापन के प्राथमिक कार्य निम्न हैं। जैसे कि चयन करने में, तुलना में, जब आप चयन करते हो तो उसमें आपको मापन करके इसमें सहायता प्रदान होती है। तुलना में, वर्गीकरण में, कक्षा में शिक्षा सुधारने में, निर्देश और परामर्श में, शोध कार्यों में या निदान में। जो मापन है, जब आप मापन करोगे तभी आप तुलना कर सकते हो कि कौन बच्चा कम होशियार है कौन बच्चा कमज़ोर है, आप तुलना कर सकते हो। मापन करने के बाद ही आप वर्गीकरण कर सकते हो कि कौन से श्रेणी में कौन बच्चा आता है। ठीक है, और कक्षा में शिक्षा सुधारने, जब आपको ये पता चलेगा मापन करने के बाद कि क्या किस में कमी है, किस बच्चे में किस सब्जेक्ट में कमी है, कौन बच्चा किस विषय में पीछे है, तभी आप उस शिक्षा में क्या क्या जो शिक्षण विधियाँ हैं वो आपको बदलने की आवश्यकता है। उसके बाद ही आप कक्षा में शिक्षा का सुधार कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम मापन की आवश्यकताएं। मापन के आवश्यक तत्व। तो देखेंगे, गुणों को पहचानना एवं परिभाषित करना। जो आपके गुण हैं ना, मापन करके ही आप में कितने गुण हैं या बच्चे में क्या क्या गुण हैं ये आप पहचान सकते हो और परिभाषित कर सकते हो। ठीक है, गुण को अभिव्यक्त करने वाले संक्रियाओं एवं विन्यासों को निश्चित करना। जो गुण को अभिव्यक्त कर रहा है, करने वाले संक्रियाओं एवं विन्यास को निश्चित करना। फिर नेक्स्ट देखोगे, गुणों को मात्रात्मक रूप में व्यक्त करना। गुणों को मात्रात्मक रूप में व्यक्त करना। ये आपके प्रकार हो गए, विशेषताएं भी हो गई। अब देखेंगे इसमें मापन के स्तर। मापन के कितने स्तर होते हैं। फर्स्ट होता है आपका नामित, सेकंड होता है क्रमित, इसको क्रम सूचक मापनी भी बोलते हैं, ऑर्डर स्केल। थर्ड होता है अंतराल मापनी, इंटरवल स्केल। फोर्थ होता है अनुपातिक मापनी, रेशियो स्केल। जिसको हिंदी में समझ आ रहा है वो हिंदी में पढ़े, और जिसको इंग्लिश में आ रहा हो वो इंग्लिश में देख सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे नामित मापन क्या होता है। नामित मापन, गुणों के आधार पर ही मापन कर दिया जाए तो उसे नामित मापन कहते हैं। जैसे कि बालक बालिका का मापन होता है,
ठीक है ना, कि आप उसके गुण देख के ही आप बता सकते हो कि वो बालक है या बालिका है। ठीक है, मीठा खट्टा, तो उसका भी आप स्वाद जब टेस्ट करोगे तभी वो बता सकते हो कि ये मीठा है या खट्टा। तो जिसका गुण देखकर आप जिसका मापन करते हो वो नामित मापन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्रमिक मापन। क्रमिक मापन क्या होता है देखेंगे। क्रम को आधार बनाकर मापन किया जाए उसे क्रमिक मापन कहते हैं। उदाहरण, कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक पाने वालों की सूची में धनी लोगों की सूची, क्रिकेट रैंकिंग, सुंदरता प्रतियोगिता, किसी को एक रैंक प्रदान करना, किसी जो क्रम कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक पाने वालों की सूची, कौन से कम मार्क्स आ रहे हैं उनकी अलग सूची बनाई जाती है, लिस्ट बनाई जाती है, ज़्यादा मार्क्स वाले की अलग जो लिस्ट बनाई जाती है, वो आपका क्रमिक मापन होता है। थर्ड देखेंगे अंतराल मापन। निश्चित अंतराल पर मापा गया मापन। उदाहरण, 1 से 50 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है, 50 से 100 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। इसको अंतराल, जिसमें एक अंतराल हो, गैपिंग हो ना, उसको यहाँ फर्स्ट लेके 50 तक के बीच वाले इतने हैं, ये जो अंतराल है उसको अंतराल मापन कहते हैं। फोर्थ देखेंगे अनुपातिक मापन, रेशियो। इसे परम शून्य भी बोलते हैं, निरपेक्ष भी बोलते हैं, या शून्य मापन भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अनुपातिक मापन या फिर परम, इसको रेशियो मापन बोलते हैं। परम शून्य या निरपेक्ष शून्य मापन, ये आप सभी देख लेना। अनुपातिक मापन उसी को परम शून्य मापन बोलते हैं, और निरपेक्ष शून्य मापन इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। ओके, इसे क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति के एक गुण को दूसरे व्यक्ति के उसी गुण से मापना अनुपातिक मापन बोलते हैं। ठीक है ना, एक व्यक्ति में जो गुण है वही गुण आप दूसरे व्यक्ति से माप रहे हो कि ये गुण जो इसमें है वो इसमें है, इससे ये अच्छा है या इससे ये कम अच्छा है। आप अगर जो तुलना कर रहे हो, अनुपातिक मीन्स एक तुलना करना, जो तुलना कर रहे हो आप, कंपेयर कर रहे हो, उसी को अनुपातिक मापन कहते हैं। सेम गुणों का, जो आपका एक ही प्रकार का जो गुण होते हैं, गुणों का आप तुलना कर रहे हो दो लोगों में, तो उसको अनुपातिक मापन कहते हैं। जैसे कि राम के पास 5 हिंदी की किताबें हैं तथा श्याम के पास 3 हिंदी की किताबें। एक ही गुण या एक ही चीज़ की तुलना हो रही ना, हिंदी की किताब, तो उसके पास कितनी है, 5 है, और इसके पास कितनी है, 3 है। ऐसे गुण भी कह सकते हो कि राम इतना मैथ्स में इतना ज़्यादा होशियार है और वो इतने मार्क्स 10 मार्क्स ला रहा है, और जो श्याम है वो मैथ्स में 9 मार्क्स ला रहा है। तो इस टाइप से भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, आप जो डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल ज़रूर लिखें। ठीक है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अब आपका मापन कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है, मापन तो ये समझा दिया कि जब भी आप जो डिजिट आपको मिलते हैं वो आपका मापन होता है। जो भी आपको डिजिट दिए जाते हैं वो आपका क्या होता है, वो आपका मापन होता है। और जैसे कि एक बार फिर से मैं मापन बता देती हूँ, क्लास में एक सब्जेक्ट के जो आपको मार्क्स मिलते हैं, मैथ्स में आपके 10 आ रहे हैं और इंग्लिश में 9 आ रहे हैं, इस टाइप से जो आपके मार्क्स मिल रहे हैं वो आपका मापन हो रहा है। पर जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है आपका, कि आपके कितने सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आए, या फिर जो आपने अदर एक्टिविटीज़ की है, मीन्स जैसे खेल में कितना आपको खेलने में रुचि है, या फिर क्या क्या आपने स्पोर्ट में गए, क्या क्या आपने किया है ना, तो जो फाइनल जो ग्रेडिंग आपको जो मिलती है ABC, वो आपका मूल्यांकन होता है। ठीक है, आपको समझ आया होगा। अब देखेंगे मूल्यांकन क्या होता है, इसका अर्थ। मूल्यांकन इक्वल टू मापन प्लस मूल्य निर्धारण। ठीक है, मापन प्लस जो मापन होता है उसमें मूल्यांकन नहीं किया जाता, बट मूल्यांकन में मापन भी किया जाता है। मापन प्लस मूल्य निर्धारण, मापन प्लस, इसमें क्या क्या होता है, मापन प्लस मूल्य निर्धारण। ठीक है, डीएलएड स्टूडेंट, अगर डेफिनेशन लिखने के बाद आपको इस टाइप से भी लिखना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मूल्यांकन की क्रिया में मापन के साथ साथ मूल्य निर्धारण भी किया जाता है। ओके, देखिए वो कैसे किया जाता है, मूल्य निर्धारण भी किया जाता है, मतलब आपको जो डिजिट जो मापन हो रहा था वो तो होगा इसमें, प्लस मूल्य निर्धारण आप किस टाइप के आपका जो
विचार है, आपके जो क्रिएटिव सृजनात्मकता बच्चे हो क्या हो, तो वो सब कुछ आपका देखा जाता है, वो आपका मूल्यांकन होता है। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ जो अदर चीज़ें हैं आपके अंदर, वो सभी जो चीज़ें देखी जाती हैं आपको, वो मूल्यांकन होता है। अब देखोगे मूल्यांकन की विशेषताएं। निरंतर मूल्यांकन कैसा होता है? निरंतर होता है, वर्णात्मक एवं संख्यात्मक दोनों तरीके का होता है। मूल्यांकन वर्णात्मक एंड संख्यात्मक दोनों तरीका का होता है। ठीक है, जांच एवं मापन दोनों का समावेशन होता है। समावेशन मतलब इंक्लूडेड, दोनों, बोथ टेस्टिंग एंड मेजरमेंट बोथ आर इंक्लूडेड। नेक्स्ट देखोगे मूल्यांकन शैक्षिक उपलब्धि का मापन, साथ उसमें सुधार भी करता है। मूल्यांकन शैक्षिक उपलब्धि का मापन, साथ उसमें सुधार भी करता है। ठीक है, वो मापन तो करता है और साथ साथ उसका सुधार भी करता है। फिर अब देखोगे नेक्स्ट, ये आपका मापन और मूल्यांकन जो टॉपिक थे वो आपके कंप्लीट हो गए। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन का महत्व। जो शिक्षा में मापन और मूल्यांकन का क्या क्या महत्व है, तो अब ये देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन का महत्व। ठीक है, शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों, विशेषकर छात्रों एवं अध्यापकों, अभिभावकों, प्रशासकों तथा समाज के लिए मापन एवं मूल्यांकन का अत्यंत महत्व है। ठीक है, सभी के लिए शिक्षा में, चाहे अध्यापक हो या अभिभावक हो, प्रशासक हो, समाज के लिए, सभी के लिए मापन एवं मूल्यांकन का अत्यंत महत्व है। नेक्स्ट देखेंगे अब देखेंगे छात्रों के लिए मापन एवं मूल्यांकन का महत्व। छात्रों के लिए क्या महत्व है ये देखेंगे। मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को अपनी शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होता है। ठीक है, जिससे उनमें प्रेरणा, आत्मसंतोष, आत्मविश्वास, आगे बढ़ने की हिम्मत उत्पन्न होती है तथा साथ साथ अपनी कमियों की जानकारी भी मिल जाती है और जो उन्हें भविष्य में परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। ठीक है, एक बार और समझेंगे कि मापन मूल्यांकन के द्वारा अपने शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होता है। ठीक है, जिससे उन्हें प्रेरणा मिलती है, आत्मसंतोष मिलता है, आत्मविश्वास, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत मिलती है तथा साथ साथ अपनी कमियों की जानकारी भी मिल जाती है कि उनमें क्या क्या कमी है, शैक्षिक प्रगति क्या क्या है जो उन्होंने मापन शिक्षा लेने से। अभी जो आप 1 ईयर तक कंप्लीट क्लास में अगर पढ़ते रहो, आपका टेस्ट ना हो, तो आपको क्या पता चलेगा कि मैंने कितना पढ़ा, कितना मुझे समझ में आया, कितनी उपलब्धि मेरे अंदर है। ठीक है, ये आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो वही है, आप मापन और मूल्यांकन से क्या होता है, उनको अपनी शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होता है और उन्हें आत्मसंतोष, आत्मविश्वास, आगे बढ़ने की हिम्मत उत्पन्न होती है तथा साथ ही साथ उनकी कमियां कि क्या क्या कमी है मुझ में, इसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षकों के लिए मापन एवं मूल्यांकन का महत्व। अभी आपने किसके लिए देखा, छात्रों के लिए। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है छात्रों के लिए मापन और मूल्यांकन का महत्व क्या होता है, तो आपको ये लिखना है। ओके, आप उसको पॉइंट बना के भी लिख सकते हो तो और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षकों के लिए मापन एवं मूल्यांकन का महत्व। मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, पाठ्य योजना, शिक्षण सामग्री आदि की प्रभावशीलता जानते हैं तथा समय समय पर उनमें आवश्यक संशोधन भी करते हैं। ठीक है, मापन और मूल्यांकन से वो देख सकते हैं कि उनकी जो शिक्षण विधि है वो अच्छी है या उन्हें सुधार करने की ज़रूरत है, किस बच्चे के लिए कौन सी उन्हें शिक्षण विधि अपनानी चाहिए। तो ये मापन और मूल्यांकन करने के बाद ही शिक्षक पता कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे
अभिभावकगण के लिए मापन एवं मूल्यांकन का महत्व। जो अभिभावकगण होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए ये मापन एवं मूल्यांकन का महत्व क्या होता है, देखते हैं। मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा अभिभावकगण न केवल अपने बच्चों की शैक्षिक प्रगति को जानते हैं, वरन उनकी रुचि, योग्यता, क्षमता, व्यक्तित्व, सामर्थ्य, कमी आदि पहचान कर उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ओके। मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा अभिभावकगण न केवल अपने बच्चों की शैक्षिक प्रगति को जानते हैं, वरन उनकी रुचि, योग्यता, क्षमता, व्यक्तित्व, सामर्थ्य, कमियां आदि पहचान कर उनको उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। ठीक है। अब अभिभावक मापन और मूल्यांकन जब करेंगे बच्चों के साथ, तभी उनको पता चलेगा कि हमारे बच्चों के क्या क्या रुचि है, वो क्या बनना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं क्या फिर किस में जाना चाहते हैं, उनकी रुचि का पता करेंगे, योग्यताओं का उनका पता चले, उनकी क्षमता क्या है, ठीक है, उनका व्यक्तित्व कैसा है। वो जब मापन और मूल्यांकन अपने बच्चों के साथ करेंगे तभी उनको पता चलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा प्रशासकों के लिए मापन एवं मूल्यांकन का महत्व। शिक्षा प्रशासकों के लिए मापन एवं मूल्यांकन का